हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो जहां से ली गई है उस चैनल का नाम है गेट सेट फ्लाई फैक्ट। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक का, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका व्हाई एवरी कंट्री वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद इंडिया। बिल्कुल भाई, ये भैया गेट सेट फ्लाई फैक्ट नाम का चैनल है भाई का। और जैसा कि हेडिंग में बताया है इन्होंने टॉपिक में कि क्यों सारी दुनिया भारत के मित्र बनना चाहते हैं, मित्र देश हमारे कौन कौन से, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे बात। जियो पॉलिटिक्स ही हो गया एक तरह का ये टॉपिक भी, तो देखेंगे, मजा आएगा इनके स्टाइल में क्या बताता है। यस, देखते हैं वीडियो, फिर करते हैं वीडियो पे बात करते हैं वीडियो की शुरुआत में पहले वीडियो करना आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाए और वहां हमसे जरूर जुड़े। आइए वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और सबसे पहले तो इंडिया के इस फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इसमें ब्लू कलर के नेशंस के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, यानी कि यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि पूरे ग्लोब के साथ हमारे अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस है। और अब जरा डेवलप्ड नेशंस जैसे कि यूएसए, रशिया, चाइना के फॉरेन रिलेशंस के मैप को देखो। इन मैप्स में रेड एरियाज अनफ्रेंडली या फिर नॉन एग्जिस्टेंट रिलेशंस दर्शाते हैं। तो यहां पर इन मैप्स का मतलब यह है कि किसी के भी इंडिया जितने अच्छे रिलेशंस नहीं है। बट क्या लगता है आपको, क्या ये इंडिया की कोई ग्लोबल पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी है? क्योंकि सीधी सी बात है, इतने अच्छे रिलेशंस फ्लूक से नहीं हो सकते, राइट? वेल, इसके पीछे की बात ये है कि हिंदुस्तान ने इन रिलेशंस को बनाने के लिए कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए हैं जो दूसरे देशों ने अब तक नहीं लिए। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं ना, तो ये पता चलता है कि ये डिसीजंस आज के तारीख के तो है ही नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत बहुत पहले से भारतवर्ष में हो रही थी, 1st सेंचुरी एडी से। इंडिया ने ट्रेड करना और इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना एंशिएंट टाइम से ही शुरू कर दिया था। और 1st सेंचुरी एडी की बड़ी सिविलाइजेशंस जैसे कि रोमन एम्पायर, पार्थियन एम्पायर और चाइनीज किंगडम्स के इंडिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट एक बात बताता हूं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की एक पेरिप्लस बुक है। ये वो बुक है जिसमें पोर्ट्स और डॉक्स की जानकारी को इकट्ठा करके रखा जाता था। इस बुक के हिसाब से 1st सेंचुरी एडी के ट्रेड के दौरान इंडिया से स्पाइसेस, मेटल्स, क्लोथ्स और प्रीशियस स्टोन्स यानी कि हीरे मोती जैसी चीजें रोमन एम्पायर तक एक्सपोर्ट किए जाते थे। और इसी थ्राइविंग ट्रेड की वजह से इंडिया इतना अमीर हो गया था कि एक पॉइंट पे इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज थी। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ ट्रेड ही थ्राइव नहीं हो रहा था, बल्कि उसके साथ ऑफ कोर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस की नींव बनना भी शुरू हो चुका था। सो इसका मतलब था कि ट्रेड था, रिलेशंस थे, यानी कि चीजें अच्छी चल रही थी। और अब जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी को तो डिस्टर्ब करना बनता ही था। सो इतना सारा पैसा देखकर इंडिया में इन्वेडर्स आना शुरू हो गए, जो बिन बुलाए मेहमान बनकर यहां पर आते, अटैक करते और लूट कर चले जाते थे। और वक्त के साथ साथ इन इन्वेडर्स को देखकर दूसरे देशों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और देखते ही देखते इंडिया में भी कॉलोनियलिज्म आ गया, जिसने इंडिया को पूरी तरीके से निचोड़ दिया। लेकिन कुछ सालों बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गया और आज की तारीख में भी हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है जो हमारे देश के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो क्वाइट सरप्राइजिंगली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस कमजोर होने के बावजूद भी इंडिया ने उस वक्त इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे कॉलोनाइज देश जैसे कि इंडोनेशिया और मल्टीपल अफ्रीकन देशों के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब एक देश के लिए किसी दूसरे देश के इंडिपेंडेंस में मदद करना एक बहुत ही बड़ी और नोबल बात होती है, और इसीलिए ये देश आज भी इंडिया के हित में ही सोचते हैं। अब क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस चीजें काफी नई थी और हम एक साथ काफी सारे एरियाज में डिसीजंस ले रहे थे, उन्हीं में से एक था हमारे फॉरेन रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करने का नेक्स्ट मेजर फैक्टर, इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेकर 1980s तक इंडिया में डिरिगिज्म के इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जिसमें प्राइवेट कंपनीज के बिजनेसेस में गवर्नमेंट हेवीली इन्वॉल्व होती है और उनके एक्सेसिव प्रॉफिट्स कमाने पर रोड ब्लॉक्स लगा देती है। सो बेसिकली गवर्नमेंट के इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट यानी कि थम सी गई थी। और अब यहां पर एक तरफ जहां पे इंडिया की इकोनॉमी डगमगा रही थी, वहीं पर लेट 80s आते ही सोवियत यूनियन का पूरा वजूद ही डामाडोल हो चुका था। ये वही सोवियत यूनियन था जो एक समय में इंडिया का मेजर एलाय हुआ करता था। सो इंडिया की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और सोवियत यूनियन के धीरे धीरे डिसॉल्व होने पर इंडिया को यह रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। और इसी बीच 1991 में दो मेजर इंसिडेंट्स हुए। पहला तो ये कि सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन से कोल्ड वॉर खत्म हो गया, मतलब कि जिन 15 रिपब्लिक से यूएसएसआर बना था वो वापस उन्हीं में ही डिवाइड हो गया। और दूसरा ये था कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पास हो गए।
अब ये दोनों इवेंट्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देने वाले थे। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आया कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसी का फॉरेन पॉलिसी से इतना क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशन। ये दोनों उतने क्लोज है एक दूसरे से जितने क्लोज शॉपिंग वेबसाइट्स और एप्स पर डिस्काउंटेड प्राइस और ओरिजिनल प्राइस होते हैं। आई नो आप सभी का एक्सपीरियंस मेरे जैसा ही रहा होगा। आज की तारीख में हम कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो प्रोडक्ट प्राइस और उनकी क्वालिटी में हमें क्लिक बेट किया जाता है। मैं काफी दिनों से नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन लेना चाहता था, लेकिन काफी सारे चॉइसेस के कंफ्यूजन में था। बट थैंक्स टू धनी वेबसाइट एंड ऐप और उनके हो रहे बचत वीक जो कि 23 जून से 30 जून तक है, यहां पर हमें 70% तक का डिस्काउंट देखने मिलेगा ऑन डिफरेंट कैटेगरीज जैसे कि जेब्रॉनिक्स के स्पीकर्स एंड ईयरफोन्स जो कि कम दाम में बढ़िया ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल है सिर्फ 9 रुपए से। इन ऑफर्स के अलावा आप धनी प्लस मेंबरशिप को भी ले सकते हो सिर्फ 500 रुपए में, जिससे आपको 2N कैशबैक स्टोर डिस्काउंट के ऊपर साथ ही फ्री डिलीवरी भी मिलेगी। इतना ही नहीं, धनी वेबसाइट और ऐप पर आपको देखने मिलेंगे प्रोडक्ट्स जैसे कि मेंस, वुमेन फैशन, एक्सेसरीज, होम फर्निशिंग्स, ग्रोसरीज एटसेट्रा है, जिसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी तक मिलेगा। सो रुके क्या हो, अभी चेकआउट करो धनी को एंड डाउनलोड द ऐप एज वेल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर के पॉलिटिक्स से बचने के लिए इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था, और जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था और इंडिया का एलाय सोवियत यूनियन वाज नो मोर, इंडिया को चीजें उस हिसाब से चेंज करनी पड़ी। मतलब कि इंडिया ने अपने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से हटकर दूसरे देशों के साथ ज्यादा एक्टिवली और बोल्डली घुलना मिलना शुरू कर दिया, और हमारे 1991 के रिफॉर्म्स ने यह करना और भी ज्यादा इजी बना दिया, क्योंकि जैसे ही रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, इनकी वजह से प्राइवेट कंपनीज के लिए बिजनेसेस को सेटअप करना, ग्रो करना काफी इजी हो गया। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी। एंड अगेन एक बार जैसा पहले हुआ था, हमारी ये ग्रोथ को देखकर कई सारी कंट्रीज हमें एज अ पॉसिबल एलाय देखने लगी, और इसी वजह से इंडिया में FDIs यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगे, इकोनॉमी ग्रो करने लगी, और नतीजन पॉवर्टी भी काफी हद तक कम होने लग गया। सो इन फैक्टर्स का मतलब ये था कि इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो रही थी, और इसके बेनिफिट्स अनलिमिटेड थे। इनफैक्ट अगर किसी कंट्री का स्टेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है ना, तो वो ट्रेडिशनली अपने एनिमी नेशंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जापान और चाइना को ही देख लो। जैसे कि आप लोग जानते हो उनका 36 का आंकड़ा है, लेकिन आज की तारीख में भी जापान चाइनीज इकोनॉमी में वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। यू नो, ऐसे दो देश जो हिस्टोरिक एनिमीज रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही चाइना और जापान के संबंध बिगड़ते गए हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक लेवल पर इन दो कंट्रीज में आए दिन एग्रीमेंट्स होते रहते हैं। और ये सब किसकी बदौलत है? वेल, फॉरेन पॉलिसीज की बदौलत। एंड उसमें भी जो क्रूशियल फैक्टर है ना, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने में काम आता है, वो है पॉलिटिक्स। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी गल्फ या फिर मिडिल ईस्ट के काफी सारे देशों को इंडिया से ज्यादा अमीर कंसिडर किया जाता है। बट यहीं पर आपको पता चलेगा कि अमीरी ही सब कुछ नहीं होती, क्योंकि इतनी रहीसी भी इन्हें इंडिया जितने आज तक अच्छे बॉन्ड्स नहीं दिला पाई, और इसके पीछे का मेन रीजन है वहां की मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री। अगर हम मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री को देखें तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री कूप से भरी पड़ी हुई है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट तो फिर भी काफी दूर है, हम हमारे बैकयार्ड साउथ एशिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे नेबर्स नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार ने मिलिट्री कूच को एक्सपीरियंस किया है, और फिर चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल। लेकिन इंडिया ने आज तक एक भी ऐसा मिलिट्री रूल एक्सपीरियंस नहीं किया है, एंड इस बात का क्रेडिट एंग्लो सैक्सॉन मिलिट्री ट्रेडिशन को दिया जाता है, जो इंडियन आर्मी में पास हुआ था। मतलब कि जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए थे तो उन्होंने मिलिट्री को हटाकर अपने सिविलियन अथॉरिटी के ट्रेडिशन को ज्यादा बढ़ावा दिया। बट यार, इंडिया के लैक ऑफ मिलिट्री कूच के लिए ये एकमात्र रीजन यूज करना एक फ्लॉड लॉजिक होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उन्हीं ट्रेडिशंस को इनहेरिट किया था। बट अगर हम डेटा को देखें तो पाकिस्तान में आज तक 3 से भी ज्यादा कूच हो चुके हैं। वेल, यहां पर इस मामले में हमें पाकिस्तान से डिफरेंशिएट करने का क्रेडिट जाता है नेहरू जी को, और ऐसा कहा भी जाता है कि नेहरू ने इंडिया को कू प्रूफ बना दिया। और ऐसा उन्होंने किया कैसे? वेल, सिंपल, कुछ डिसीजंस और पॉलिसीज बनाकर। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो उन्होंने आर्मी से त्रिमूर्ति भवन लेकर सिविलियन यूज में डाल दिया, और फिर बजट कट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। मोर ओवर, सिर्फ नेहरू जी नहीं बल्कि इंडिया में कांग्रेस और पॉलिटिक्स दोनों ही फाउंडेशनली स्ट्रॉन्ग और वेल एस्टैब्लिश थे।
जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना साहब तक ही लिमिटेड था। अब एक कंट्री के स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट का मतलब होता है वहां डेवलपमेंट और ग्रोथ भी स्टेबल रहेगा, और अगर स्टेबिलिटी की गारंटी होगी तो ऐसे कूज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एंड ऑल्सो नेशंस अपने आप ही इंटरनेशनल रिलेशंस और इन्वेस्टमेंट्स भी बनाए रख पाते हैं। इनफैक्ट बनाए रखना तो छोड़ो, रिलेशंस को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए इंडिया ने कई बार दूसरे कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन एड तक प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट इंडिया के 2022-23 फिस्कल ईयर में इंडिया ने भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे नेबरिंग कंट्रीज के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लान बनाया है, और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। इस प्लान में इंडियन गवर्नमेंट ने बस एक ही साल में 6,290 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं, और इस प्लान में इंडिया सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज को नहीं बल्कि अफ्रीकन, यूरेशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के भी डेवलपमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। वेल, ये तो हुआ इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन एड का सिर्फ एक पहलू। इंडिया हमेशा से ही दूसरे कंट्रीज की मदद करने में आगे रहा है, अब चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक में मास्क और वैक्सीन सप्लाई करना हो या फिर नेचुरल डिजास्टर में खाने और सप्लाईज की मदद करना हो। सो हमने ये तो देख लिया कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दूसरी कंट्रीज इंडिया से रिलेशंस बनाकर रखते हैं या फिर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे एड्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स वो दूसरे बहुत ही कम कंट्रीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जितना इंपॉर्टेंट रिलेशन बनाना होता है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट उन रिलेशंस को मेंटेन रखना होता है। और इंडिया के ग्लोबल थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हिसाब से इंडिया को 2020 के डेकेड में फॉरेन रिलेशंस के कुछ एरियाज पर फोकस करना चाहिए। और अब अगर किसी कंट्री को अपने इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने होंगे तो आप ही बताओ उसकी शुरुआत कहां से होगी? करेक्ट, हमारे नेबरिंग कंट्रीज से। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में इंडिया के एक बड़े भाई के जैसे छवि होने के बावजूद भी उसकी वैल्यू ग्रेजुअली खत्म होती जा रही है, क्योंकि चाइना जैसी दूसरी कंट्रीज इन कंट्रीज को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है। अब यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज या तो सिर्फ हमारे साथ या फिर इन दूसरे पावर्स के साथ ही रिलेशंस रखे, सब साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आज के इस मॉडर्न एज में यह जरूरी नहीं है कि कंट्री एक दूसरे के साथ या सिर्फ लड़ाई करे या फिर बस कोऑपरेट करे, और इस बात का प्रूफ हमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस में दिखता है, क्योंकि यूएसए के बाद चाइना ही इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बावजूद भी आज चाइना और इंडिया दोनों ही एक दूसरे को पॉजिटिव लाइट में नहीं देखते हैं। अब इंडिया को स्ट्रेटेजिक लेवल पर यह इंश्योर करना होगा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज किसी दूसरे कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, और यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि उन पर हमारा भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बन रहा है। वेल, और इंडिया के लेवल पर आपको क्या लगता है ये कितना मुश्किल या कितना आसान होगा? सबसे पहले तो पॉलिटिक्स की इस गेम में क्या इंडिया वाकई में अपने अभी एग्जिस्टिंग एलाइज जैसे कि यूएस पर भरोसा कर सकता है? एंड सेकेंडली, क्या इंडिया वाकई में हमारे नेबरिंग कंट्रीज को इन्फ्लुएंस होने से रोक सकता है, especially when we have Pakistan and China on the other side? Well, आपको क्या लगता है? अपनी राय को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, बट एटलीस्ट ये वीडियो देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इंडिया की पोजीशन डेफिनेटली काफी प्रिविलेज पोजीशन है, जो हमारी सालों की मेहनत का नतीजा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दूसरे कंट्रीज इस पोजीशन पे डेफिनेटली आना चाहेंगे। सो लेट्स जस्ट होप कि इंडिया इस पोजीशन को मेंटेन रखता है। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। तो भाई वीडियो होती है एंड जय हिंद के साथ, और बात कोई ओवरऑल बात की है इसमें जियोपॉलिटिक्स की, और कैसे इंडिया के रिलेशंस बाकी पूरे ग्लोब के साथ है। यार देखा जाए तो जितने भी कंट्रीज हैं जो भी कुछ अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करती हैं, उनको पता है कि इसका कंजप्शन जो होगा ना सबसे ज्यादा इंडिया में हो सकता है, क्योंकि एक तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। पाकिस्तानी कहते हैं ना इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। एग्जैक्टली, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और ये सब जानते हैं, इसलिए सबको अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं भाई इंडिया के साथ। और हम सिर्फ मार्केट से बढ़कर हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत कुछ, और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऐसे नहीं बन जाती है रातों और भाई मैं तो हैरान हो गया, ये इंडिया है भाई, इंडिया का दिल कितना बड़ा है यार, ह्यूमैनिटेरियन वर्क कितना ज्यादा करता है ना, बहुत ज्यादा भाई। हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में इंक्लूड नहीं किया, मंगोलिया को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। अब ये लगा लो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, और श्रीलंका हो गई, नेपाल हो गई, इंडिया ने म्यांमार हो गई, बहुत हेल्प करी है टाइम टू टाइम। मालदीव्स की करी है, कितनी बार मिलिट्री को हमने रिवर्स किया। श्रीलंका की कितनी बार करी है, बाढ़ आती है या फिर मिलिट्री कुछ होता है या इन्फ्लुएंस कुछ भी होता है, बाहर का दिक्कत तो आ जाता है, भैया बचा लो। मदद की अभी भी कर रहा है, इस टाइम की सिचुएशन में भी इंडिया मदद कर रहा है। पाकिस्तान के नहीं करते, आपको पता ही है क्यों नहीं करता सबको, ठीक है, वो उस लायक भी नहीं है सब। मैं और आपकी अफगानिस्तान की अभी भी कर रहा है, तालिबान का राज आ चुका है फिर भी, और तालिबान के लड़ाकों को
जो तालिबान का है ना, मुल्ला उमर जिसने तालिबान क्रिएट किया था, उसका जो बेटा अभी गवर्न कर रहा वहां पे, उसके बेटे ने बोला है कि हमारी जो तालिबानी लड़ाके है ना वही वहां की सेना है मान लो, तो उसको इंडियन आर्मी ट्रेन करे, ऐसा उसने बोला। तो पाकिस्तानियों के ना सीने पे सांप लौट गए कि यार पूरी मेहनत हमने की है, कह रहा है कि इंडियन आर्मी से ट्रेन कराओ। तो ये भी लेटेस्ट न्यूज है, ये भी 2-3 हफ्ते पहले ऐसा हुआ था इंसिडेंट। और देखा जाए तो इंडिया को ना, मतलब जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं वो इंडिया को तरीके से अपना आइडलाइज कर दिया भाई। इंडिया को आइडलाइज इसलिए कर दिया क्योंकि इंडिया जिस तरह से स्पीड अप हो रही है, इकोनॉमिकल ग्रोथ जो हो रही है इंडिया की, वो एक तरीके से उनके लिए एग्जाम्पलरी तो है ही। क्योंकि भाई उनको पता है कि इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है, इतने लोग हैं यहाँ पर, फिर भी इंडिया जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है आगे, एक तरीके भाई सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इंडिया। भाई इतने बड़े देश को जहाँ पे 135 से 140 करोड़ की आबादी है, उसको डेमोक्रेसी के साथ चलाना और शांति से रहना इतने लोगों का बहुत बड़ी बात है। शांति का मतलब आप शांति ही मान लो, 2-4 दंगे वगैरह यार हो जाते हैं, लोगों को छोड़ दिया जाए ना। हाँ, वो इग्नोर करो, इतने बड़े पॉपुलेशन में वो कुछ मायने नहीं रखता। बहुत बड़े लेवल पे कोई स्केल पे ऐसा हुआ नहीं है अभी जो भी चल रहा है। आप लोग इंडेक्स वगैरह में मत जाना, जो पीस जो होता है ना, पीस का इंडेक्स होता है, उनमें मत जाना। वो सब इसके पैसा जो लोग मैनिपुलेट करते हैं, जो कंट्रीज मैनिपुलेट करते हैं, वो लोग ऊपर रहते हैं। पीस बहुत है और सुधार की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है भाई। हर जगह स्कोप होता है, हर जगह स्कोप होता है सुधार का, वो तो होता ही है और रहेगा भी। यहाँ तक कि यूएस में भी है, डेवलप्ड है, सारे देशों में रहता है वो। हमें और सुधार करने की कोशिश है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एकदम ही गए गुजरे हैं। ठीक है, लोग ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं, कई देश ऐसा दिखाते हैं। अब तो काफी लोगों की मैं देख रहा हूँ, जब से इंटरनेट पे चीजें आई है, इंडियन कंटेंट आए हैं, लोग रिएक्शन देने के बहाने ही सही वो इंडियन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उनको जानकारी मिल रही है। जैसे पाकिस्तानी तो खैर छोड़ दो, वो तो नल्ले हैं, उनको तो कोई काम ही नहीं है, तो कुछ भी देखते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अगर मैं आप बात करूं पाकिस्तान से हटके, बाकी देशों के लोग जो कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन वो देख रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इंडियन चीजों से, उन्हें पता नहीं लग रहा है। ठीक है, हम लोग इन्फ्लुएंस होंगे, अच्छी बात, हम तो इंडिया नहीं है, वो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो हमारी छवि, यानी कल को उससे कोई बोलेगा नहीं, कह रहे यार भारत में तो बहुत गरीबी, वो बताएगा अबे ऐसा नहीं है, $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गई है। पता नहीं है लोगों को, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो इतना दिखाता नहीं है इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से। आपको पता है स्लम डॉग मिलेनियर पिक्चर, नाम देख रहे हो आप टॉपिक का, इसका मतलब पता है आप लोगों को? स्लम डॉग मिलेनियर क्या है इसका मतलब? नहीं है तो पता करना, फिर देखना। और इंडिया की बात करें तो अभी मैं एक बात आ रही थी मेरे को, हाँ, यूनिकॉर्न्स। इंडिया में इतने यूनिकॉर्न बन चुके हैं, आई थिंक 101 हो गए, बिल्कुल 100 से ऊपर हो चुके हैं। 100 से ऊपर हो चुके हैं यूनिकॉर्न्स। अब लगा लो, आई थिंक 1 या 2 साल में हुए हैं शायद ये। हाँ, बहुत जल्द हुए हैं, बहुत जब से इवेंट इनका स्टार्ट किया उन्होंने, स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद से ये लगा लो कि भाई कितने लोग हैं जो भाई तीसरे नंबर पर आ गया भारत इकोसिस्टम में, स्टार्टअप के तीसरे। अब लगा लो, मतलब क्या ही तेजी है। कल को नहीं पता कि आप में से कोई बन जाए बिलियनर भाई, तो हमें बन जाए यार, कुछ पता नहीं है, क्या पता हमें बन जाए। और भाई ये चीज देख के ना बाकी कंट्रीज भी एकदम इन्फ्लुएंस हो गई कि भाई इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं। आप देख लो कम टाइम में 101 यूनिकॉर्न्स खड़ी कर दी। और जहाँ पे बात हुई कि हमारे टाइज दुनिया के हर देशों के साथ है, तो ये फैक्ट भी है। और कुछ लेते रहते हैं, हम लेते भी हैं, देते भी हम। ऐसा है ना, देखो हम लोग बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं। हम लोग रशिया से तेल भी ले रहे हैं, तो इधर यूएस को भी बोल रहे हैं कि चल तू हमारे लिए प्लेन बना दे, हम तेरे को भी पैसा देंगे। समझ रहे हो? मतलब पैसे घमंड की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ बैलेंस रखना है कि दोनों तरफ ट्रेड को बैलेंस कैसे रखा जा रहा है। अब देख रहे हो, कभी हम इजराइल को भी देते हैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा चाइना को भी चल रहा है, सबसे ट्रेड चल रहा है, यूएई से भी चल रहा है। अभी यूएई पे मोदी जी गए थे, आपको पता ही है वहां के जो ट्रेड करने का बेनिफिट ये भी है कि रिलेशनशिप हमेशा बने रहेंगे। बिल्कुल, ये व्यापारी का भाई एक समझ लो पैसा आता है, वो सबसे ज्यादा होता है। कहते हैं ना कि व्यापार अच्छा तभी कर पाता है जब उसके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। और रिलेशनशिप अच्छे रखने जरूरी भी है, क्योंकि हम लोग हर जगह ये अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं और ऐसा मानते भी हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। यस, मोदी जी यूएन में गए थे, कितनी बार उन्होंने इस चीज के बारे में बोला, या बाकी इंडियंस भी बोलते रहते हैं कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है और हम एज अ फैमिली मेंबर सबको देखते हैं। हम नहीं देखते कि अफगानिस्तानी है या किसी और रेस का या किसी और कास्ट का, किसी और धर्म का, इससे बात मत करो। हम लोग सब में ढूंढते हैं कि यार बंदा अच्छा होना चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब इंसान है दुनिया में। यही सोच हम अपनी। और अभी मोदी जी आए उससे पहले तक तो हम एज ए सॉफ्ट पावर जाने जाते थे। हमारा सॉफ्ट पावर बॉलीवुड है। बॉलीवुड बहुत चीजें इन्फ्लुएंस करता है, हम भले कितना भी इंडिया में गाली दे लें, इसका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट बताऊं तो दुनिया भर में इंडिया को बॉलीवुड से बहुत लोग जानते हैं। हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड का नाम है भाई, जानते हैं आप, ये मान लो जैसे हम लोग हॉलीवुड को जानते हैं, दुनिया में आप बोलोगे ना बॉलीवुड, तो जानते हैं बॉलीवुड का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। तो बॉलीवुड हमारी छवि काफी हद तक बिगाड़ भी सकता है चाहे तो, पर फिलहाल मैं ये बोलूंगा कि इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर है। और जैसे मोदी जाए और ये सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई है, धीरे धीरे इंडिया की जो छवि है ना वो धीरे धीरे
हार्ड पावर में बन रही है। हम मीडियम अभी हैं, सॉफ्ट भी हैं और हार्ड भी हैं। दुश्मनों के लिए काल हैं हम और दोस्तों के लिए दोस्त, समझ रहे हो? तो ऐसा हमारी इमेज है और ऐसी ही रखनी चाहिए। ऐसा भी नहीं रखना चाहिए था कि यार कोई भी मार के 2008 में मुंबई अटैक हुए, निंदा ही निंदा करते रह गए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। सारे सबूत थे, सारे डोजियर थे, सब पाकिस्तान को दिए। आज तक कोई एक्शन हुआ है तो बता दो। वो तो ये नहीं मानते हैं कि अजमल आमिर कसाब उनका शहरी था, वो तो किसी वहां के रिपोर्टर ने लीक कर दी चीजें। तो बाद में अब तो खैर पाकिस्तान की आदत है हर चीज 10 साल 20 साल बाद एक्सेप्ट करने की, ठीक है। वो तो जिस दिन बांग्लादेश हार रहे थे उस दिन भी वो कह रहे थे कि हम जीतेंगे जी, इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं, और अगले दिन न्यूज आती है कि भैया ढाका फॉल हो गया। तो ऐसे भाई उनकी आर्मी है, वहां के लोग हैं, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। खैर पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करनी है, बाकी कंट्रीज की बात करें, जापान हो गया, हमें अब क्या कंपैरिजन भाई, हाँ, अपनी बेइज्जती है उनसे करना। हमें भाई बुलेट ट्रेन की बातें करनी है, हमें स्टीम इंजन की, मतलब स्टीम इंजन तो खैर होता ही है, वो भी नहीं उन पे, मैं तो कह रहा हूँ वो भी। अबे आपको बता दूं, इंडिया की समझौता एक्सप्रेस जो वहां पे गई थी, अभी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, 370 हटा था जब, उस टाइम की बात है। तो इंडिया की समझौता एक्सप्रेस चलती थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अटारी बॉर्डर से अंदर आती थी, इधर से उधर जाती थी। 370 जिस दिन भारत ने हटाया, वहां पे उन लोगों ने हमारे कोचेस रख लिए ट्रेन के, ठीक है, और वो आज तक लौटा नहीं रहे हैं हमें। आज की खबर बता रहा हूँ, अभी पढ़ी है मैंने कुछ मिनट पहले पढ़ी है वीडियो देखने से भाई, कि वो करोड़ों का, और इंडिया के बोल रहे हैं कि हमारे कोच वापस करो। करोड़ों का एक कोच होता है भाई, एक कोच ट्रेन का, वापस ही नहीं करने को राजी हो रहे। पता नहीं क्या हो गया उनको। शॉर्ट भाई, धुआंधार बिजली कट रही है 14-14 घंटे। वहां पे पेपर क्राइसिस आ चुका है इस टाइम, एनर्जी क्राइसिस आ चुका है इस टाइम, ठीक है। वहां पे बोल, और चाय पत्ती कह रहे हैं कि भैया सत्तू पियो। अब देख रहे हो, जो जो हम लोग बोल रहे थे ना इतने महीने से, हम लोग क्या, बहुत हमसे भी बड़े बड़े लोग यार बोल रहे थे, वो चीख चीख के बोल रहे हैं इवेंचुअली फॉल होना है, फॉल होना है, जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैनल भाई, तब से हम लोग बोल रहे हैं, और लगा लो कि हमारी हर बात पाकिस्तान के लिए सही हुई है। बिल्कुल। तो भाई ये हम क्या बोल रहे हैं, पूरा इंडिया जानता है, इंडिया का हर एक बंदा जानता है कि क्या हो रहा है। काश जो हम जानते हैं ये बातें वो लोग भी जानते तो कुछ करते। कुछ नहीं कर सकते। उनका डॉलर अभी 400 जाएगा, चिंता मत करो, इंशाल्लाह 400 जाएगा डॉलर। खुश हो जाता है कि 400 क्या माना तो 400 भाई, कहीं तो बढ़ रहे हैं हम, कहीं तो बढ़ रहे हैं यार। तो भाई ये थी पूरी वीडियो में, और कुछ तो ये वीडियो थी, और एक वीडियो इन्होंने शॉर्ट में बता दिया। इन्होंने पुराने इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की थोड़ी सी बात कर ली कि इंडिया की जीडीपी में क्या था। 23% वर्ल्ड की जीडीपी का हम शेयर करते थे, उसमें अकेले सोच रहे हो। उसके बाद कैसे कैसे हमें लूटा के इन्वेडर्स क्यों आए, जहाँ पे कोई चीज नहीं होती वहां पे कोई नहीं आता ना लूटने। यहाँ पे एक मंदिर थे, आज भी देख लो मंदिरों पे हमले हो जाते हैं यार। है हमारे कितने, सोमनाथ का मंदिर कितनी बार, गुजरात में जो टेम्पल है उसको भी तोड़ा गया, कितने मंदिरों पर अटैक हुए, कितनी सारी चीजें। हमारी सोने के छत्र हुआ करते हैं, सोने की मूर्तियां, एंटीक, एक से एक एंटीक चीजें आज भी म्यूजियम में पड़ी है। ब्रिटेन के इंडिया की मूर्तियां हैं ऐसी ऐसी, करोड़ों की। इतना लूटने के बाद भी हम लोग इस यहाँ पे खड़े हैं और अच्छा कर रहे हैं हम लोग, और यही अच्छाई देखकर बाकी कंट्रीज हमारे पास आ रही है और रिलेशनशिप अच्छा कर रही है, व्यापार बढ़ा रही है, ट्रेडिंग कर रहे हैं। और यही रीजन है कि सबको भाई रिलेशनशिप अच्छे करने, मैं अगले 20 साल में भाई दोस्त बनने, हम अगले 20 साल में, मैं तो एज अ इंडियन भी, और चलो इमोशंस तो है ही अपने देश के लिए जो भी होता है, पर फैक्चुअली बात करूं तो हम लोग सच में बहुत जल्द 7 से 8 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। हमारे रहते रहते तो बन ही जाने चाहिए, उससे भी ऊपर निकल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ अगले 10 या 15 साल के अंदर हम लोग ये चीज क्रॉस 6 के आसपास आ जाएंगे। अभी पीयूष गोयल जी बोल रहे थे कि हम लोग पर जो ग्रोथ चल रही है हमारी, हर 9 साल में हमारा डबल होगा चीजें, समझ रहे हो, इकोनॉमी इस हिसाब से। फिर बता रहे थे पर ईयर ऐसा 30 साल में, अगले कह रहे थे उन्होंने, मतलब एक मोटा मोटी कही थी कि 30 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, ऐसा करके कुछ उन्होंने बोला था। 30 ट्रिलियन बोल दिया था। न्यूज ने छाप दिया कि पीयूष गोयल बोल रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन हो जाएगी। अरे उनका एक मतलब एग्जाम्पल दे रहे थे कि ऐसी अगर बढ़ती रही और इतनी ग्रोथ में इतने टाइम तक बढ़ती रही तो वहां तक भी छू सकते हैं फ्यूचर में। तो वही है। और 30 ट्रिलियन हो ना हो, मैं इतना बता रहा हूँ कि चाइना को तो ढंग से हम सुलटा देंगे, अभी भी सुलटा सकते हैं, पर और मजबूत होना, अपने आप को डेवलप करना है। और भाई सोच बड़ी करो, धर्म जाति के चक्करों में मत पड़ो, बिल्कुल, तभी देश आगे बढ़ेगा। जो चल रहा है ना कंडीशन, उसे खराब नहीं करना में और बेटर करना है, जो चीजें हैं उसको सही करना है। और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको निपटाओ, क्रिटिसाइज करो, उनकी निंदा करो और उनके इन्फ्लुएंस से मत आओ। चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी में कह रहा हूँ, बीजेपी भी क्यों ना कर रही हो, जो भी पावर में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी की भी हो, अगर आपको गलत लगता है, इसलिए नहीं बस गलत लगता है कि मैं उसको वोट करता हूँ या फिर मेरे को बहुत पसंद है दिल से, जो चीज गलत है भाई वो चीज गलत बोलो और तभी काम आएगा चीजें। और सच्चे नागरिक का, वही सच्चे सिटीजन का यही फर्ज भी है कि वो भाई ये गलत चीज देखे तो उसकी निंदा करे, क्रिटिसाइज करे,
ना कि वैसे भी हम लोग निंदा करने में एक्सपर्ट है, हमारी Yes. गवर्नमेंट तो हम भी सीख लेते हैं थोड़ा सा। आई थिंक ये था वीडियो, और वीडियो में मतलब सबको भाई फ्रेंड बनना है इंडिया का, यही था इसके अंदर। हमें भी बनना है सबका भाई, बिल्कुल, सबसे दोस्ती मोहब्बत रखो भाई, यही तभी हम लोग अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि भाईचारा बनाए नफरत रख के दिल में कुछ नहीं होने वाला। भाईचारा बनाए रखें, पर भाई बन के चारा मत बने किसी का, Yes. भाईचारा बनाए रखें। ठीक है भाई, वीडियो करते हैं एंड करते हैं, और सब लोग अच्छे से रहें भाई एकदम। ये था वीडियो, और वीडियो में मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी थी, और होप की पॉजिटिविटी बरकरार रहे आगे तक। तो ये था वीडियो, और लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए और वहां हमसे जाके जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।